We are going to start the session of today and which belongs to reading, and it is one of the difficult questions regarding reading section. And how can we improve our reading section? These are the simple tips, but these are the fundamental and basic tips of English grammar or grammar of any language. Okay. So how can we learn these things? You must know these elements which are called complex structures. हमने अब सीखना यह है कि तकरीबन 46 नंबर के करीब करीब 40 to 46 नंबर जो हैं वो रीडिंग के पेपर में 90 में से इन दो क्वेश्चंस के होते हैं। अब दोनों की बेसिक्स सेम होती है। ओके जी, तो हम जो है वो इफ वी वुड लाइक टू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कैन वी अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ reading sections, fill in the blanks, and reading, writing, fill in the blanks. So we must know about the position of words. If we have the knowledge of position of words, यहाँ पर ये वाला लफ्ज नाउन है, यहाँ पर ये वाला लफ्ज एडजेक्टिव है, यहाँ पर ये वाला लफ्ज प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन तो मोस्ट प्रोबेबली हर बंदे को पता होता है कि ये प्रपोजिशन है। असल इशू होता है नाउन का, एडजेक्टिव का, नाउन एडजेक्टिव का। और वर्ब नॉर्मली पता होता है, लेकिन जब कम्प्लेक्स वर्ब आते हैं तो वहां पर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। If you have the knowledge of such things and other than find sentence clauses, subject predicate, tense linking verb, modal verb, finite, non finite, और फिर उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें ये है null subject, null verb, null preposition, adjective, embedding, topicalization, movement and prepositional phrases। अगर हमें इन चीजों का पता होगा तो हम मीनिंग बड़ी आसानी से जनरेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बचता है? उसके बाद दूसरी चीज बचती है, द अदर थिंग दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड। मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड whenever we have some new words that we don't know in our life, so complex words, so that is another thing. Okay ji, this is the text and this is the paragraph and these are the options that are below. So, and as far as the numbers are concerned, एक एक ब्लैंक का एक एक नंबर है और ये पार्शल है। और इस क्वेश्चन के अंदर ये पार्शल नहीं है, इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के अंदर काउंट होते हैं। दूसरे में रीडिंग में भी और राइटिंग में भी काउंट होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग में काउंट होते हैं। अब इसको करने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर आपने ऑप्शंस को देखना है। यहाँ पे डिवाइडेड, ओके, ये पता चल रहा है कि ये V3 है, ये वर्ब है। विल, आपको पता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड जो है वो ईडी है, या तो ये V3 हो सकता है और या फिर ये पास्ट पार्टिसिपल के अंदर एडजेक्टिव हो सकता है। जैसा कि सबमर्ज्ड मटेरियल और सबमर्ज्ड का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज में इन डेप्थ गर्क हो जाना, गर्क हो जाना, तो डूबा हुआ होना, सबमर्ज्ड। रिलीज्ड, तो रिलीज का भी पता है, यहाँ ये V3 हो सकता है या ये एडजेक्टिव हो सकता है। दोनों सेंसेस में ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब आपको पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन आनी चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि आप सीरियस हो तो इस लिहाज से जो है वो मेरे वीडियो लेक्चर्स मौजूद है, वो आप देख लें कि जी पार्टिसिपल जो है उसमें ING वाला कौन सा है और ED वाला कौन सा है। खैर, वो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो फिर जो है आप इसको कर सकते हैं, तो वो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब हमने मीनिंग जनरेट करना है, टिप्स एंड टेक्निक्स देखनी है। तो टिप्स और टेक्निक्स के हिसाब से जो है वो आप देखते हैं, तो खैर फिर देखते हैं। अंडरलाई, अंडरलाई के साथ कोई नहीं है, तो ये नॉर्मली या तो वर्ब हो सकता है और या फिर ये एडजेक्टिव हो सकता है। वर्ब और एडजेक्टिव में से होगा। आउटलाइंड, आउटलाइंड या V3 है, यानी वर्ब, वर्ब है, या फिर ये एडजेक्टिव है। अब जैसे मैं बोलता हूं कि अंडरलाइंड, अंडरलाइंड पैराग्राफ, तो इसका मतलब क्या है? वो वाला पैराग्राफ जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, सो दैट वुड बी एडजेक्टिव। अदरवाइज ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्लोज्ड, अब क्लोज्ड एडजेक्टिव भी होता है और V3 भी होता है। प्रिडिक्टेड, ये V3 होता है ज्यादातर, लेकिन मैं कह सकता हूं कि प्रिडिक्टेड आइडिया, वो वाला आइडिया जो मैंने पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, तो ये एडजेक्टिव हो गया। एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस जो है वो वर्ब भी हो सकता है और
यहाँ पर ज्यादातर चांसेस है कि वर्ब ही होगा। अब अगर आपको ये अब चीजें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे होता है, तो इसके लिए फिर वो जो प्लेलिस्ट के अंदर जो 10 लेक्चर मैंने दिए हुए हैं आप लोगों को, वो आप देखें और उसमें ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कहीं पे मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन की हुई है, कहीं पे मैंने नाउन प्रोनाउन की हुई है, और कहीं पे फिर मैंने नल्स और इम्बेडिंग्स की हुई है, कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन है, और फिर लास्ट पे जाकर जो है थीटा रोल्स हैं। थीटा रोल्स के अंदर क्या है कि 5 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। तो 5 टाइप्स ऑफ, अब आते हैं जी यहां पर। मैक्लुहन्स preeminent theory was his idea that human history could be dashed into 4 eras। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है, ये तो फिक्रा ही बड़ा आसान है जिससे आप फटाफट उसका मीनिंग निकाल लेंगे। नहीं, अगर फिक्रा मुश्किल होता तो फिर हमें क्या करना था, उसका स्ट्रक्चर मुश्किल होता। तो सबसे पहले जी आपने रीडिंग की टिप्स को समझना है, तो रीडिंग की टिप्स को समझने के लिए हमें ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझना है, और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने फॉलो करते रहना है। पहली दफा ये आपको फील होगा कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप एक लेक्चर देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, जब आप चौथे पांचवे में आएंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे कि इसको इस तरीके से ही करते हैं, तो मुझे समझ आनी शुरू हो जाएगी। फाइंड सेंटेंस, तो यहां पर फाइंड सेंटेंस में सबसे पहले हम सेंटेंस को फाइंड करते हैं जी, जहां तक हमारा फुल स्टॉप होता है यहां तक सेंटेंस हो गया। अब यहां पर क्या है जी, कॉलन लगा हुआ है, तो हम फिलहाल कॉलन तक चले जाते हैं, लेकिन ओरिजिनली सेंटेंस यहां तक है। अब यहां पर आ जाते हैं जी, तो जिस बंदे को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, और वो मेरी वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें आप पहले 9 टेंसेस और 12 टेंसेस कर लेते हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कुड बी, मॉडल वर्ब। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा फिक्रा जो है इंग्लिश लैंग्वेज, द सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज 3 डायमेंशंस एंड 3 टाइप्स। One is called action verb, which is called tenses and tenses. Yes. The other is called linking verbs and tenses, and third one is called modal verbs. फिक्रे जो हैं इंग्लिश के फिक्रे, इवन के पंजाबी के फिक्रे, उर्दू के फिक्रे, हिंदी के फिक्रे, ये 3 ही तरह के होते हैं। 3 तरह के। या मेरा फिक्रा जो है वो एक्शन वर्ब वाला होगा जिसको आप टेंस कहते हो, 12 टेंसेस। फिर यहाँ वो लिंकिंग वर्ब वाला होगा, और यहाँ पर वो मॉडल वर्ब वाला होगा। तो अब मई, माइट, कैन, कुड, ऑट, मस्ट, शुड, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो उनमें से ही एक जो है ये मॉडल वर्ब लगा हुआ है, कुड बी। अब जिस बंदे ने वो मेरे लेक्चर्स देखे हुए हैं उसको पता होना चाहिए कि तमाम के तमाम मॉडल वर्ब्स एक टेंस वाला जो है वो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, और वो टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं यहां पर स्क्रीन पर लिखता हूं, और यहां पर जो है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब यहां पर देखें, तमाम के तमाम आपके जो मॉडल वर्ब है कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, मस्ट, शुड, वुड, ये सारे के सारे हैं। अगर वो एक्टिव होगा तो उसके साथ लगेगी V1, और अगर वो पैसिव होगा तो उसके साथ लगेगा बी और V3। अब यहां पर देखें, अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है तो आपको पता होना चाहिए कि कुड बी के साथ क्या लगेगा, V3। तो अंडरस्टूड सी बात है, या ईडी ये वाला, 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 या ईडी ये वाला। अब V3, V3 जो है, तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ने हमें बता दिया कि भाई ये लगते हैं, बाकी तो फारग हो गए। अब उनके बाद आ जाती है जरूरत हमें मीनिंग को जनरेट करने की। तो मीनिंग लेके आता है कौन, कॉन्टेक्स्ट। इंडिविजुअल वर्ड प्लस कॉन्टेक्स्ट, के एक इंडिविजुअल वर्ड का इंडिविजुअल मीनिंग है, और उसके साथ साथ क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट है। तो ओके, मैक्लुहन प्री एमिनेंट थ्योरी, यहां पर हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालना है। क्यों जी, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का हमारा स्टाइल क्या है, पहले फाइंड सेंटेंस, फिर क्लॉजेस। तो अब यहां पर आगे हम क्लॉजेस कितनी इसकी। अब यहां पर मैक्लुहन्स प्री एमिनेंट थ्योरी, ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये आगे लिंकिंग वर्ब शुरू हुआ। अब ये लिंकिंग वर्ब कैसे है, वो मेरे जो 10 लेक्चर्स आपको दिए हुए हैं उससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि ये लिंकिंग वर्ब कैसे है। मैं रिपीट कर देता हूं कि ये लिंकिंग वर्ब कैसे है। पूरे के पूरे टेंसेस के अंदर वॉज जो है वो 3 जगह पर आता है।
सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट के पैसिव में, पास्ट इंडेफिनेट के एक्टिव में तो V2 आता है, वहां पे वाज नहीं होता, तो वहां पर पैसिव में आ गया। फिर ये आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव में और उसके साथ लगती है आईएनजी वाला वर्ब। फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में, उसमें वाज वर्ब के साथ बीइंग और V3। तो यहां पर देखें, यहां पर या तो V3 भी नहीं लगी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ना ही V4 जिसको आईएनजी कहते हैं। तो यहां पर ये कुछ नहीं लगा हुआ, सो दैट्स व्हाई वी में आइडेंटिफाई दिस वाज एज अ लिंकिंग वर्ब। इस तरीके से जो है हमें पता चल सकता है। अब यहां पर क्या है जी, देखते हैं जी, अब मीनिंग को जनरेट करने की तरफ आते हैं। एक बंदा है जिसका नाम मैक्लर्न है, ठीक है, जो भी नाम हो उसका। प्री एमिनेंट थेरी, थेरी इसके अंदर नाउन है। अब कौन सी थेरी? प्री एमिनेंट, ये इसका एडजेक्टिव है। प्री एमिनेंट कहते हैं वक्त से पहले, मशहूरी से पहले, प्री एमिनेंट थेरी। तो जो कि मशहूरी से पहले जो थेरी थी, नजरिया था, वॉज हिज आइडिया, वो उसका आइडिया था कि यहां तक एक क्लॉज और यहां तक आगे जो है वो अगली क्लॉज। अब प्री एमिनेंट थेरी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिंकिंग वर्ब, और हिज आइडिया तक जो है वो क्लॉज कंप्लीट होगी। दैट आगे कंजंक्शन आ गई, अगली क्लॉज शुरू हुई, ह्यूमन हिस्ट्री कुड बी, तो ह्यूमन हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया और ये आगे मॉडल वर्ब हो गया कुड बी, और अब ये डिमांड कर रहा है यहाँ पे V3 लगाओ। अब स्ट्रक्चर हमें क्या बताएगा कि भाई वो प्री एमिनेंट हिस्ट्री क्या कहती है कि भाई ह्यूमन हिस्ट्री इराज, इराज कहते हैं अदवार, टाइम फ्रेम, ड्यूरेशंस एंड फोर इराज। तो यहां पर क्या हुआ जी, बोल रहे हैं जी कि डिवाइडेड यहां पर आएगा, तो इससे हमारा मीनिंग जनरेट हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री कुड बी डिवाइडेड इनटू फोर इराज। अब इसी हिसाब से कोई बंदा अपना रिपीट सेंटेंस ठीक करना चाहता है, कोई बंदा अपना राइट फ्रॉम डिक्टेशन ठीक करना चाहता है, कोई बंदा लिसनिंग का कोई भी पॉइंट रीड अलाउड इवन के आप ठीक करना चाहते हो, रीड अलाउड, तब भी वो क्या है कि नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश प्रोनाउंस इट फोर, they don't utter the sound of r at the end of the word, at the end of the word they don't pronounce, so this is four and there is eras, four eras। अब जब कभी हमें रिपीट सेंटेंस के अंदर इशू होता है तो वो क्या होता है, we wouldn't be able and we couldn't be able to listen properly the pronunciation of the word four। हमें आदत है, हम जो पाकिस्तानी हैं, हमें फोर, इंडियंस फोर, बांग्लादेशी फोर, we make these sounds prominent, but the native speakers of English, they don't make these things prominent, especially or। okay, then आगे चलते हैं जी। here is the acoustic age, the literary age, the pronunciation। ये याद रखें, मैं आपको बार बार बताता हूं, ए ए ए साउंड इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करती। ये जो हम हम जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, हम इसको इस तरीके से बोलते हैं, या नॉन नेटिव्स अफ्रीकन भी इस तरीके से बोलती है। तो वो क्या है, ए साउंड कोई नहीं, उसकी जगह पे जब नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश बोलते हैं, दे अटर ए, दिस इज अ डिफ्थोंग, डिफ्थोंग ए। तो जो प्रोनाउंसिएशन का मेरा जो लेक्चर है, कोर्स है, वो मैं आपको जब करवाऊंगा तो मैं ये चीजें क्लियर करवा दूंगा। लिटरेरी एज, the print age and the electronic age, these are the four ages। okay जी, इसके बाद अब जी, he dash the concept, उसने कॉन्सेप्ट को डैश किया, तो ये पोजीशन किसकी बन रही है, वी की, SVO। जैसा कि यहां पर ये देख लें, ये सेंटर में किसकी पोजीशन होती है, वी की, वी की पोजीशन होती है, ये भी वी की। तो हमें पता होना चाहिए, यहां पर पैसिव में वी एंड पे आता है और एक्टिव में वी जो है वो सेंटर में आता है। दिस इज द पोजीशन ऑफ वी। अब यहां पर क्या है, ही डैश द कॉन्सेप्ट इन 1962 बुक कॉल्ड द गेटनबर्ग गैलेक्सी, व्हिच वाज डैश।
अब यहां पर जो है क्या है जी कि उसने 1962 बुक कॉल्ड के अंदर एक कॉन्सेप्ट को डैश किया। तो अब कौन, तो कॉन्सेप्ट को जो है रिलीज, रिलीज कहते हैं जारी करना, कॉन्सेप्ट रिलीज किए जाते हैं। ये देखिएगा आगे क्या है, आउटलाइंड, आउटलाइंड होता है वजह करना, क्लोज्ड क्लोज करना, प्रिडिक्टेड पेशगोई करना, सबमर्ज्ड किसी चीज को जो है वो ड्राउन कर देना, गर्काब कर देना जी, रिलीज है। ओके, वी आर गोइंग टू टेक रिलीज ओवर हियर। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, जहां पे आपकी कंफ्यूजन होगी हम आगे चल के उसको रिवाइज कर सकते हैं चीजों को, इसलिए टेंशन ना लें। गेटनबर्ग गैलेक्सी विच वॉज, अब विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया है, ये किसको जाहिर कर रहा है, इस किताब को, द गेटनबर्ग गैलेक्सी को, विच वॉज डैश जस्ट एज द टेलीविजन वॉज स्टार्टिंग टू बिकम पॉपुलर, ये इंफिनिटिव हो गया, टू बिकम पॉपुलर, जस्ट एज द टेलीविजन, विच वॉज। अब ये जो किताब थी, ये किताब सबमर्ज, अब वॉज आया तो आगे V3 लगेगा। ये चीजें आपको समझ में होनी चाहिए कि ये वॉज लगा है तो फिर V3 लगेगा। अब यहां पर सबमर्ज्ड, वो वाली किताब गर्काब हो गई, इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस। आउटलाइंड, किताब आउटलाइंड हो गई, क्लोज बंद हो गई, प्रिडिक्टेड हो गई, या फिर वो ऊपर वाला वर्ड रिलीज हो गई जी। यहां पर अब हमें सेंस जनरेट हो सकती है कि हमने गलती से जो ऊपर लगाया था वो यहां पर आ सकता है। तो अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, आउटलाइन होगा, प्रिडिक्टेड होगा, सबमर्ज होगा। 1962 में उसको क्या प्रिडिक्ट पेशगोई की थी या उसको वजह किया था, दो हमारे पास बन रहे हैं। सो ही आउटलाइन द कॉन्सेप्ट इन 1962 बुक called the Gutenberg Galaxy, which was released just as the television was starting to become popular. He dash, this is the position of V, ये V की पोजीशन है, तो V की पोजीशन है तो एक्सेस जो है ये बना रहा है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट V1, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ। आपको ये टिप सबसे अहम जेन में रखें अल्लाह के बंदो, कि दिस इज इन द पास्ट एंड दिस इज इन द पास्ट, मोस्ट प्रोबेबली द होल टेक्स्ट वुड बी इन द पास्ट, दिस इज V2, दिस इज V2, this is V3. What should be here? This is also the position of V2. Past indefinite है ना, past indefinite का V2, तो फिर क्या लगेगा यहाँ पे, एक्सेस लग सकता है नहीं, तो फिर बचा क्या, सबमर्ज्ड एंड प्रिडिक्टेड, क्लोज्ड आल्सो। अब क्या हो सकता है, ही क्लोज्ड द वर्ड, ही प्रिडिक्टेड द वर्ड, ही सबमर्ज्ड द वर्ड। नाउ वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। अब आती है बात, अब आपने क्या समझना है कि भाई ये जो आपने चीजें लगाई हैं इसकी जो सराउंडिंग्स है उसके मीनिंग क्या जनरेट कर रही है, ये चीज है। अब दिस इज V2, इसका ऑब्जेक्ट देखे, ही आउटलाइंड द कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट को आउटलाइन किया जा सकता है। यहां पर क्या है, किताब, ये वाली किताब, विच वॉज रिलीज्ड just as the television was starting to become popular. So यहां पर भी सूट कर रहा है कि किताब को रिलीज किया करना, शाया किया जाना, जो शाया की गई थी। Then he predicted the word, उसने वर्ड को प्रिडिक्ट किया, that the word was entering the fourth electronic age, which would be characterized by a community of people brought together by technology. तो उसने कहा था कि भाई अब जिसमें हम आ रहे हैं ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, और इस टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी हमें इकट्ठा कर रही है। पता नहीं अब इसमें कितना ठीक है और कितना गलत है, वी आर जस्ट चेकिंग इट। ओके, वी आर गोइंग टू सबमिट इट नाउ। Okay, so you got all the four, and there are no partial marks in it. इसमें सिर्फ 4 है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें वो रीडिंग के भी नंबर देगा और राइटिंग के भी नंबर देगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के नंबर हैं, ये प्योर नंबर होते हैं। ये 4 नंबर अब आपको रीडिंग में मिल गए हैं। अब इसके लिए हमने क्या करना पड़ा है, हमें ये करना पड़ा है पोजीशन ऑफ द वर्ड्स। अब इसके अंदर और रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर फर्क क्या है,
वो जो 4 ऑप्शंस देता है ना, वो चारों के चारों वर्ब्स दे देता है, चारों के चारों एडजेक्टिव्स दे देता है, चारों के चारों नाउन्स दे देता है। वेरिएशन कम देता है, कभी कभी एक 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 चेंज कर देता है, लेकिन यहां पर हमें पोजीशन का अगर पता है तो हम वर्ड आइडेंटिफाई कर लेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस टेक्स्ट।